जस्ट फिजिक्स में आज के जो हम सॉल्यूशन करेंगे सब्जेक्ट के, दैट इज मैथमेटिकल फिजिक्स। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2022 और 2020 के सॉल्यूशंस मैंने ऑलरेडी इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, वहां अपलोड किए हुए हैं, फुल सॉल्यूशंस हैं। इसलिए आज हम देखेंगे 2023 और 21 के जो क्वेश्चंस आए हैं बेस्ड ऑन मैथमेटिकल फिजिक्स सब्जेक्ट, इनके सॉल्यूशंस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां CSR नेट, गेट, जेस्ट और टिफर जैसे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और ये पहले हम 2023 के जितने क्वेश्चंस आए हैं 8, 9 उनको हम लोग सोल्व करेंगे एंड देन वी विल जंप टू द 2021 क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन है आपका मैट्रिक्स पर बेस्ड। यहां पर मैंने हर्मिशियन मैट्रिक्स के 2 एग्जांपल लिए हैं। वैसे तो जनरल यहां पर पूछ रहा है कि कोई n इंटू n हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए टोटल रियल इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स आपको कितने रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सो टोटल इंडिपेंडेंट रियल पैरामीटर्स ये आपको कितने रिक्वायरमेंट है। देखिए, टोटल इंडिपेंडेंट रियल पैरामीटर्स कहने का मतलब ऐसा समझ लीजिए कि टोटल इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स या कोऑर्डिनेट्स जो आपको जरूरत होती है टू स्पेसिफाई ए सिस्टम लाइक इन द क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बोलते हैं, तो उसको आप इससे रिलेट कर सकते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम जब किसी सिस्टम का निकाला जाता है तो पहले आप कैलकुलेट करते हैं कि टोटल कोऑर्डिनेट्स कितने हैं प्रेजेंट इन द सिस्टम, सो टोटल कोऑर्डिनेट्स, एंड देन माइनस में आप लिख देते हैं कितने कंस्ट्रेंट इक्वेशंस आप लोग फॉर्म कर सकते हैं, सो माइनस में कंस्ट्रेंट्स। बस यहां पर कोऑर्डिनेट्स की बजाय पैरामीटर्स या एलिमेंट्स बोल दिया जाता है, क्योंकि यहां पर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की बात चल रही है। जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया फर्स्ट केस में, कोई 3 इंटू 3 हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो इसमें हम टोटल इंडिपेंडेंट रियल पैरामीटर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो पहले तो ये देखिए कि इसके अंदर टोटल 9 एंट्रीज हैं, है ना, 3 इंटू 3 है तो हमारे पास 9 एलिमेंट्स आ सकते हैं। लेकिन 9 नहीं 18 हम बोलेंगे, क्योंकि ये जो 9 एंट्रीज हैं इनके अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स बनेंगे वो तो रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। तो टोटल जो हमारे पास होंगे दीज आर 18। ठीक है, तो जैसे यहां पर रियल कॉम्प्लेक्स, यहां रियल कॉम्प्लेक्स, यहां रियल कॉम्प्लेक्स, ऐसे टोटल 9 एंट्रीज में 2 का पेयर हो सकता है, मतलब हो सकता है यहां पर रियल हो यहां पर कॉम्प्लेक्स हो, तो टोटल 18 आपके पास में यहां पर कोऑर्डिनेट्स या पैरामीटर्स एक 3 इंटू 3 मैट्रिक्स के अंदर इन जनरल हो सकते हैं। अब हर्मिशियन की कंडीशंस, हर्मिशियन के लिए क्या कंडीशन है उसको इंपोज करवाते हुए आप ये ढूंढेंगे कि कितने कंस्ट्रेंट्स हैं। अब देखो, सबसे पहला यहां पर कंस्ट्रेंट क्या बनता है, 2 कंस्ट्रेंट बनते हैं यहां पे हर्मिशियन मैट्रिक्स में। पहला कंस्ट्रेंट है कि जब आप लेफ्ट टॉप से लेकर के बॉटम राइट की तरफ डायगनली चले जाते हैं, यानी कि ये वाले हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एलिमेंट्स हमेशा ही हर्मिशियन मैट्रिक्स में रियल होते हैं। यानी इनका कॉम्प्लेक्स होना मतलब जरूरी नहीं, मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकते ये, दीज आर नॉट कॉम्प्लेक्स, दे आर ऑलवेज रियल। ऐसा आप यहां पर भी देख सकते हैं, एक 2 इंटू 2 मैट्रिक्स में भी जो डायगनल एलिमेंट्स हैं ये वाले, ये हमेशा क्या होंगे, रियल होंगे। अगर ये रियल हैं तो आप माइनस करेंगे कंस्टेंट्स। ठीक है, अगर ये रियल है तो कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकते, मतलब 3 आपने सबट्रैक्ट कर दिए, आपने यहां पर 3 जो है वो सबट्रैक्ट कर दिए। ठीक है, और क्योंकि इसमें देखिए आपने डायगनल एलिमेंट्स की बात कर चुके ना, तो डायगनल एलिमेंट्स कितने हो सकते थे टोटल, देखो 3 एंट्रीज तो 6 टोटल हमारे पास में आ सकते थे। ठीक है, 3 या तो रियल या फिर 3 कॉम्प्लेक्स। तो मैं काम करता हूं यहां से 18 में से 6 डायगनल में हटा देता हूं, तो 12 मेरे पास बच जाते हैं, यानी 6 एंट्रीज हमारे पास बच जाएंगी। कौन कौन से एंट्रीज बचेंगी, 1 2 3 4 5 6, ये 6 एंट्रीज बचेंगी जहां पर रियल या फिर कॉम्प्लेक्स हमारे पास आ सकता है। मतलब टोटल हमारे पास 12 केसेस और बन सकते हैं। इन 6 जो डायगनल एलिमेंट्स में से आ सकते थे, इनमें से जैसा कि मैंने बताया कि 3 आपके रियल ही होंगे, कॉम्प्लेक्स होने के चांस नहीं है। इसलिए टोटल जो हमारे पास डायगनली इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। ठीक है, टोटल डायगनल एलिमेंट्स जो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, क्योंकि मैंने कंडीशन इंपोज कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास कितने हैं, रियल, ये हमारे पास रियल है। ओके, अब हम बात करते हैं ऑफ डायगनल एलिमेंट्स। अब हम बात करेंगे ऑफ डायगनल एलिमेंट्स। ऑफ डायगनल एलिमेंट्स की जब हम बात करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एंट्रीज हैं यहां पर, और इनमें टोटल कितने पैरामीटर्स आ सकते हैं, 12, जिनमें से 6 रियल होंगे और 6 हमारे पास कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक है, अब इन 12 में से भी आपने ढूंढने कितने कंस्ट्रेंट्स हैं, ये आप कैसे ढूंढेंगे, देखो
सबसे पहले तो इस एंट्री की बात करते हैं। इस एंट्री में हो सकता है आपके पास रियल हो सकता है आपके पास कॉम्प्लेक्स हो। चलिए मैंने डिफाइन कर दिया कि यहां पर कॉम्प्लेक्स है, तो ध्यान दीजिएगा ये जो आपका है एंट्री, इस केस में इसी का ही ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, इसी का ही ये क्या है हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो एक बात पक्का हो गया, यहां पर अगर मैंने 1 प्लस आयोटा डिफाइन कर दिया जो कि कॉम्प्लेक्स है, तो इस केस में इसका क्या हो गया कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो गया। ठीक है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये आपका डिफाइन है ऑलरेडी। अगर आपने इस एंट्री को डिफाइन कर दिया तो हो सकता है रियल हो यहां पर। अगर जैसे मान लीजिए यहां पर देखो ना 2 है, तो 2 हमारे पास रियल है, तो अगर मैंने इस 2 को रियल जो है स्पेसिफाई कर दिया तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट यहां पर एंट्री पर मौजूद है। ठीक है, और आप समझिए इस चीज को कि रियल नंबर कुछ नहीं होता, कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, बट एक सर्टेन कंडीशन के साथ कि जब आप a प्लस आयोटा b लिखते हैं तो b का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। तो आप कह सकते हैं कि इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट यहां पर है, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट यहां पर है और इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट यहां पर है। तो ये अगर आप स्पेसिफाई कर दें तो ये ऑटोमेटिक स्पेसिफाई हो जाएंगे। सेम यहां पर देख सकते हैं 4 - 3 आयोटा है, तो ऑटोमेटिकली ये स्पेसिफाई हो गया कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये स्पेसिफाई हो गया, या फिर इसको स्पेसिफाई कर दें तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली स्पेसिफाई हो जाएगा। तो इसके जो हमारे पास एक एंट्री में जो 2 हमारे पास आ सकते थे पैरामीटर्स, एक रियल और कॉम्प्लेक्स, इसको आपने स्पेसिफाई कर दिया ऑलरेडी। इसके मतलब इस पर डिपेंड हो गया ना सारी चीज की, इस एंट्री पे क्या आने वाला है वो इस पर डिपेंड करेगा। इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट यहां पर हो जाएगा, तो 2 इसके और 2 इसके, टोटल 6। ये 6 हमारे पास इतने सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे बिकॉज दीज आर कंस्ट्रेंट्स। आपने डिफाइन कर दिया यहां पे चीजों को, इसलिए टोटल आपके पास कितने आ जाएंगे 6 ऑफ डायगोनल इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स आ जाएंगे। डायगोनल कितने आ रहे थे 3 और ऑफ डायगोनल कितने आ रहे हैं 6, टोटल कितने हो गए 9। इन द सिमिलर वे यहां पर अगर आप देखेंगे तो देखो यहां पर हमारे पास हो जाएगा 2 × 2 4 एंट्रीज, जिनमें टोटल हमारे पास 8 पैरामीटर्स या 8 एलिमेंट्स आ सकते हैं। बट क्योंकि आपने डायगोनली 1 और 5 रियल आपने डिफाइन कर दिए हैं, तो इस केस में मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा सबसे पहले तो इसमें से 2, तो बचेंगे 6। और क्योंकि यहां पर अगर आप डिफाइन कर देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट यहां होगा। अगर यहां रियल नंबर करेंगे तो यहां पर इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि 6 में से अगेन मैं 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 4। तो जनरल फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, अगर यहां 9 है इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स 3 × 3 मैट्रिक्स के लिए और 2 × 2 मैट्रिक्स के लिए अगर हमारे पास 4 है, तो जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, जनरल फॉर्मूला मेरे पास बनेगा n²। अगर हर्मिटियन मैट्रिक्स कैसी होती है n × n मैट्रिक्स, और ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक चीज और है, देखो आपने सुना होगा SUN मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं स्पेशल यूनिटरी मैट्रिक्स। अगर ये एक स्पेशल यूनिटरी मैट्रिक्स होती तो यूनिटरी और हर्मिटियन में टोटल इंडिपेंडेंट कंपोनेंट सेम होते हैं, दीज आर n²। बट क्योंकि स्पेशल आपने बोल दिया, तो इसलिए स्पेशल का मतलब होता है कि डिटर्मिनेंट आपने स्पेसिफाई कर दिया कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 के बराबर होगा। क्योंकि आपने एक और कंस्ट्रेंट यहां पर इन्वॉल्व कर दिया है, तो इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम या इंडिपेंडेंट रियल पैरामीटर्स आपके रिड्यूस हो गए। कितने रिड्यूस हो गए 1। ठीक है ना, एक क्योंकि आपने कंडीशन इंपोज कर दिया, तो अब आपके हो जाएंगे n² - 1। ठीक है, तो SUN अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, तो इसमें अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं टोटल इंडिपेंडेंट रियल पैरामीटर्स, सो दीज आर n² - 1। इनको जनरेटर्स भी बोला जाता है, n² - 1 जनरेटर्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज n²। सो इस क्वेश्चन में हमने पावर सीरीज मेथड का यूज करना है एंड वी अप्लाई दिस टू दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड जो हमारे पास रिकरेंस रिलेशन कैलकुलेट होगा वो आपने यहां से फाइंड आउट करना है। देखिए यहां पर जो पावर सीरीज आपको गिवन है उसमें समेशन j पर है, बट इन जनरल जो हम लेकर के चलते हैं ताकि हम मतलब ज्यादा डाउटफुल ना हो सोल्व करते टाइम, तो वो हम n लेकर के चलते हैं। तो मैं भी n ही लेकर के चलूंगा, an x⁴ n। वैसे क्वेश्चन में यहां पर j गिवन है, बट बाद में लास्ट में जाकर के हम लोग n को रिप्लेस कर देंगे j से। ठीक है, तो ये y का वैल्यू है, पावर सीरीज मेथड हम लोग यूज करेंगे। तो हमें यहां से dy/dx और d²y/dx² दोनों ही कैलकुलेट करना होगा। तो y' हमारे पास आ जाएगा n = 0 to ∞। ठीक है, एंड देन वी हैव an x⁴n - 1। इन द सिमिलर वे जो y' का वैल्यू होगा दैट इज n = 0 to ∞ n of n - 1 एंड an x⁴n - 2।
अब ये सभी वैल्यूज आपने यहां पर पुट कर लेना है, तो हमारे पास आएगा समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी n ऑफ n माइनस 1 an x टू द पावर n माइनस 2। नेक्स्ट में होगा प्लस में ये वैल्यू आप यहां पर पुट करेंगे, तो समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी एंड n an। और देखो यहां पर है x की पावर n माइनस 1 और डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा x की पावर n माइनस 1 माइनस 2 दैट इज n माइनस 3, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है माइनस में 4, ठीक है, समेशन देन वी हैव ये वैल्यू है n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी एंड देन an x की पावर n, और ये क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है तो x की पावर हो जाएगी n माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। चलिए यहां तो सही है, x की पावर n माइनस 2 है, x की पावर n माइनस 2 है, तो आप कंपेरिजन अगर करेंगे दोनों तरफ तो मतलब आसानी हो जाएगी। बट यहां x की पावर n माइनस 3 है तो मुझे इसे भी n माइनस 2 लेकर के आना है, तो ये आप कैसे लेकर के आएंगे? इसका सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि सबसे पहले तो आप एक काम कर लीजिए, n इज इक्वल टू 0 मतलब इस सीरीज को आपने क्या करना है, एक्सपेंड करना है। अगर आप इस सीरीज को पहले एक्सपेंड करेंगे तो n इज इक्वल टू 0 यहां पर पुट करेंगे तो ये वेनिश हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 1 से अगर आप इसको स्टार्ट करेंगे इस सीरीज को तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो n इज इक्वल टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी एंड देन n an x की पावर n माइनस 3 आप इसको लिख सकते हैं। वापिस से n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करने के लिए आप एक काम कीजिए कि n को n प्लस 1 से रिप्लेस कर दीजिए। तो अगर हम n को n प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे देन आई एम गेटिंग, यहां पर आ जाएगा n प्लस 1 इज इक्वल टू 1 यानी n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एंड देन n प्लस 1 an प्लस 1 एंड देन x टू द पावर n माइनस में 2। अब आप देख सकते हैं कि सभी तरफ मतलब दोनों तरफ कह सकते हैं या फिर लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि राइट साइड में तो 0 ही है, समेशन जो n पर चल रहा है वो 0 से स्टार्ट होते हुए इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और x की पावर भी सेम है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 2 ये कॉमन आ जाएगा एंड देन आई एम गेटिंग n ऑफ n माइनस 1 an और यहां से आपके पास आएगा माइनस में 4 an, ठीक है, और प्लस में हमारे पास हो जाएगा यहां से दिस वैल्यू, ठीक है। तो n प्लस 1 एंड an प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर आप एक काम ये कर सकते हैं कि एक टर्म को आप उस साइड ले जाइए और x की पावर n माइनस 2 जो है उसकी जो भी हमारे पास कोफिशिएंट आ रहा है दोनों तरफ आप कंपेरिजन कर दीजिए, ठीक है। तो वहां से भी मैं कह सकता हूं कि ये जो हमारे पास टर्म है ये आपकी 0 बननी चाहिए। अगर ये टर्म आपकी 0 बनती है इन दैट केस आई एम गेटिंग जो भी आएगा वो रिकरेंस रिलेशन ही है आपका, ठीक है। सो n स्क्वायर माइनस में n माइनस में 4, ठीक है, n स्क्वायर माइनस में n एंड माइनस में 4 इंटू an, ठीक है, प्लस में n प्लस 1 एंड an प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा, करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसको साइड ले जाएंगे तो मेरे पास आएगा n प्लस 4 माइनस n स्क्वायर इंटू an डिवाइडेड बाई n प्लस 1 एंड इज इक्वल टू an प्लस 1, ठीक है। बट क्वेश्चन में हमें n नहीं दे रखा था, हमें j दे रखा, तो रिप्लेस कर देते हैं हम। सो a j प्लस 1 इज इक्वल टू j प्लस 4 माइनस j स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय यहां से आपके पास आ जाएगा j प्लस 1 एंड देन वी हैव aj, ओके। और j का वैल्यू आपको पता ही है, 0 से लेकर हुए इन्फिनिटी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो ये रिकरेंस रिलेशन जिस ऑप्शन में आ रहा होगा दैट इज योर फाइनल आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है विद दिस कंडीशंस और y जो है x इज इक्वल टू 0 पर आपने कैलकुलेट करना था। इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो ये हमारे पास अगर आप देखेंगे तो बर्नौली इक्वेशन भी है, तो अगर बर्नौली इक्वेशन बन रही है तो फिर आप उससे भी सॉल्यूशन उसको कर सकते हैं, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। हम एक काम करते हैं, अगर इसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड लग रहा है तो हम इजीली उससे कर सकते हैं। तो पहले ये चेक कर लें कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड तो नहीं है। तो यहां पर क्योंकि कॉमन आने लग रहा है टर्म तो एक्स वाई कॉमन है, सो आई एम गेटिंग 1 प्लस वाई। तो इजीली यहां पर कंपेरिजन हो रहा है, आप कंपेयर कर सकते हैं, वाई वाली टर्म एक तरफ कर सकते हैं, एक्स वाली टर्म एक तरफ, तो मतलब इजीली जो है सॉल्व हो जाएगा। सो डी वाई डिवाइडेड बाय वाई ऑफ 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अच्छा यहां पर जो है ना y इंटू 1 प्लस वाई, तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगा दो यहां पे, तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में y एंड माइनस में 1 अपॉन 1 प्लस वाई, ठीक है। ये सही है, देख लीजिए ये मिलेगा आपको, ठीक है। एंड इंटू में dy इज इक्वल टू x इंटू डी एक्स। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln नेचुरल लॉगरिथम ऑफ y
माइनस में ln ऑफ 1 प्लस वाई दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 एंड प्लस में सम कांस्टेंट, क्योंकि यहां पर नेचुरल लॉगरिथम आ रहा है तो कांस्टेंट भी कुछ मैं ln c अज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, ln c को इस साइड ले जाएंगे तो हम यहां पर लिख सकते हैं माइनस का ln c। ठीक है, ओके, यहां पर नेक्स्ट हमारे पास आएगा, देखो दिस इज एक्चुअली माइनस ln c। ओके, अब देखो यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं ln ऑफ y माइनस में नेचुरल लॉगरिथम ऑफ c ऑफ 1 प्लस वाई दैट इज इक्वल टू, ठीक है, ये सेम रहेगा एक्स स्क्वायर बाय 2 एंड देन मैं लिख सकता हूं ln ऑफ y डिवाइडेड बाय c ऑफ 1 प्लस वाई। प्रॉपर्टी यूज किया है जस्ट मैंने। ठीक है, यहां पर प्रॉपर्टी होती है ln ऑफ a प्लस ln b इज इक्वल टू ln ab एंड नेक्स्ट वन इज ln a माइनस ln b इज इक्वल टू ln ऑफ a बाई b। ये सेम प्रॉपर्टी मैंने यहां पर यूज किया है दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2। अब मैं इस नेचुरल लॉगरिथम को इस साइड भेज देता हूं तो मेरे पास आएगा y डिवाइडेड बाय c ऑफ 1 प्लस वाई दैट इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, अब मैं कंडीशन इंपोज कर देता हूं। जिस समय पर x का वैल्यू √2 है, ठीक है, y का वैल्यू इतना, तो हम यहां पुट करेंगे तो 1 अपॉन में c एंड देन e डिवाइडेड बाय 2 माइनस e डिवाइडेड बाय 1 प्लस में e अपॉन 2 माइनस e दैट इज इक्वल टू ई टू द पावर एंड देन वी हैव √2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 विच इज e। एलसीएम ले लेते हैं यहां पे। ठीक है, सो नाउ वी टेक द एलसीएम, सो आई एम गेटिंग 1 अपॉन में c एंड देन e डिवाइडेड बाय 2 माइनस e इनटू में 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस e डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा, क्लियर है, दैट इज इक्वल टू e। तो ये देखो इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट, तो c का वैल्यू यहां से आ जाता है हाफ। c का वैल्यू आ रहा है हाफ, तो मैं काम करता हूं यहां पर c का वैल्यू इसके अंदर है ना, ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला था ना, तो यहां पर c की जगह पर हम लिख देते हैं 1/2, यहां पर ये 2 ऊपर आ जाएगा, क्लियर है। तो ये हमारे पास आया सॉल्यूशन। अब इसमें x इज इक्वल टू 0 आप पुट करेंगे तो मेरे पास आएगा 2y डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर 0 विच इज 1। ठीक है, सो 2y इज इक्वल टू 1 प्लस वाई और इज दैट y इज इक्वल टू 1। तो इसका सॉल्यूशन कितना आ गया, y इज इक्वल टू 1 एट x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखिए, ये है कुछ इजी क्वेश्चंस जो आपसे पूछे गए थे। सबसे पहला जो ये क्वेश्चन है ये प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है, तो इसमें आपको 2 फेयर डाइस आपको गिवन है। तो जब दोनों को थ्रो किया गया तो कहता है कि हमारे पास फर्स्ट डाइस में जो नंबर आएगा दैट इज मल्टीपल ऑफ 2 और सेकंड डाइस में जो हमारे पास नंबर आएगा दैट इज मल्टीपल ऑफ 3। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग दीज टू। ओके, तो सबसे पहले हम कैसे करेंगे, देखो इसमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, क्योंकि और कोई फॉर्मूला तो लगेगा नहीं यहाँ पे, ना तो यहाँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ना यहाँ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी नहीं दे रखा, बेस थ्योरम से भी नहीं हो सकता, तो हम जनरल फॉर्मूला ही यहाँ पर अडॉप्ट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ केसेस जो बनेंगे, क्योंकि 2 डाइस थ्रो किया गया तो 6 टू द पावर 2 दैट इज 36। अब बस फेवरेबल आपने चेक करना है। फेवरेबल कैसे चेक करेंगे, जो फर्स्ट डाइस है इसमें जो नंबर होंगे दैट आर मल्टीपल ऑफ 2 दीज आर 2, 4 एंड 6, और जो हमारे पास डाइस नंबर 2 है इसमें कोई भी नंबर अगर आता है मल्टीपल ऑफ 3, सो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, आइदर द नंबर इज 3 और इट इज 6। ठीक है, अब देखो यहां पर जो है ना इनके आपने कॉम्बिनेशन बनाने हैं। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, तो यहां पर देखो 2 3 के साथ कंबाइन होगा 2 6 के साथ। ठीक है, सो 2 3 2 6, ठीक है, ये रिवर्स भी हो सकता है, यानी 3 2 और 6 2 हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 4 3 के साथ एंड नेक्स्ट 4 6 के साथ, ये रिवर्स भी हो सकता है। सो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 3 4 एंड 6 4। ठीक है, लास्ट केस में 6 3 के साथ कंबाइन हो सकता है, तो ये रिवर्स भी हो सकता है। एंड नेक्स्ट वन इज 6 6, बट यहां पर देखो ये रिवर्स अगर होगा ना तो कंडीशन सेम आ जाएगी, तो वो हम यहां नहीं लिखेंगे। ठीक है, लास्ट कंडीशन इज नॉट रिटन हियर। सो काउंट करेंगे इनको तो टोटल हमारे पास कितने आएंगे यहां पर 11, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 11/36। ठीक है, फेवरेबल आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर इसका ये ऐसा हो सकता है कि आप अगर आप एक एक नंबर चूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास यहां पर 3 पॉसिबल केस है ना, फर्स्ट डाइस में या तो 2 आएगा, 4 आएगा या 6 आएगा, तो अगर आप इसमें से एक नंबर को चूज कर रहे हैं तो इसके लिए हो जाएगा 3p1। साथ ही साथ सेकंड वाले डाइस के लिए भी आप एक नंबर चूज कर रहे हैं 3 और 6 में से, तो यहां पर हो जाएगा इनटू में 3p, सॉरी यहां पर 2p1 हो जाएगा, बिकॉज यहां 2 ही नंबर है, सो 2p1। ठीक है, 2 नंबर्स में से 1 सेलेक्ट करना, 3 में से 1 सेलेक्ट करना, दोनों को एक साथ करना पड़ेगा, तो मैंने मल्टीपल किया है, और माइनस में आप कर दीजिए 1। ऐसा इसलिए क्योंकि 6 6 जो है वो 2 बार रिपीट नहीं होगा, इस वजह से आप यहां पर 1 जो है सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। बाकी और नंबर मुझे सिमिलर नहीं दिख रहा है, तो ये भी आप कैलकुलेट करेंगे, देन यू विल आल्सो गेट द सेम नंबर दैट इज 11।
सो 11/36 इज द फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन देख लीजिए, आपको यहाँ लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना था और यूनिट सर्कल के अबाउट आपने यहाँ पर कैलकुलेशन करना है विच इज सेंटर्ड एट द ओरिजिन। तो ये क्वेश्चन सबसे बेस्ट तरीका है इसको सोल्व करने का, यू कैन यूज द स्टोक्स थ्योरम। तो स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग यहां पर आ जाएगा एस एंड डेल क्रॉस वी, ठीक है, ये आ जाएगा कर्ल एंड डॉट एन कैप ds, ठीक है। अगर यहां पर आपको सर्कल दे रखा होता और सर्कल में पैरामेट्रिक इक्वेशन दी होती, यानी कि x और y का जो हमारे पास रिलेशन है वो टाइम के साथ दिया रहता, तो फिर हम लाइन इंटीग्रल से कर सकते थे, फिर उसमें आसान होता हमारे लिए, ठीक है। बट यहां ऐसा नहीं है, आपको यूनिट सर्कल दे रखा है तो रेडियस उसका 1 होगा, तो एरिया हमें पता है, तो इसलिए सबसे सही फॉर्मूला हमारे पास यही है। तो कर्ल आप कैलकुलेट करेंगे तो डेल क्रॉस वी इज इक्वल टू, सो आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है, देन वी हैव डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई एंड डेल बाय डेल जेड, ठीक है। यहां पर आ जाएगा y 3x और यहां हो जाएगा 0, क्योंकि आई कैप का कंपोनेंट नहीं आएगा यहां से। नेक्स्ट जे कैप का कंपोनेंट भी नहीं आ रहा, के कैप का कंपोनेंट आएगा। सो के कैप का कंपोनेंट जो आएगा दैट इज 3 - 1, सो 3 - 1 दैट इज 2 के कैप, ठीक है। यहां पर आ जाएगा हमारे पास में 2 के कैप, ओके। तो ये वैल्यू हमारे पास है 2 के कैप। नेक्स्ट यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, क्योंकि हमारा जो सर्कल है वो XY प्लेन में है, तो यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी के कैप डायरेक्शन में होगा, तो एन कैप का वैल्यू हो जाएगा के कैप एंड के कैप डॉट के कैप इज 1, सो ये आ जाएगा हमारे पास 2 × 1 दैट इज 2, और ये हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन ds। सो डबल इंटीग्रेशन ds ये रिप्रेजेंट कर रहा है s, दैट इज द एरिया ऑफ द सर्कल, और इस सर्कल का क्योंकि हमारे पास यूनिट रेडियस है तो पाई r स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 × पाई आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वेक्टर कैलकुलस पर बेस्ड है, इसमें आपने इंटीग्रेशन करना है गोइंग फ्रॉम सिस्टम फ्रॉम टाइम t1 टू t2 एंड r वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, जहां r और a रिप्रेजेंट कर रहे हैं पोजीशन वेक्टर और एक्सेलरेशन को, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, देखो सबसे पहले बात यह है कि सिस्टम के लिए जो चीजें डिफाइन की हैं क्वेश्चन के अंदर वो सिर्फ पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी को की गई हैं, तो एक्सेलरेशन तो नहीं है उसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहां एक्सेलरेशन का आप लिख सकते हैं dv/dt, यानी अब आपको जो इंटीग्रल सोल्व करना है दैट इज t1 टू t2 एंड देन वी हैव r वेक्टर क्रॉस में dv/dt एंड dt, इसे आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये आपने देखा होगा, ठीक है, कई जगह पर इस तरीके का जो एक्सप्रेशन आता है, इसको सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप ये सोल्व करें d/dt एंड कंप्लीट का आप ले लें यहां से, ठीक है, टाइम डेरिवेटिव r क्रॉस v का, तो हमारे पास हो जाएगा। इसके लिए प्रॉपर्टी आप यूज कर लीजिएगा, ठीक है, टाइम डेरिवेटिव ऑफ a क्रॉस b का फॉर्मूला होता है यहां पर, ठीक है। ये हो जाएगा r वेक्टर क्रॉस में dv/dt एंड प्लस में, ठीक है, प्लस में हो जाएगा हमारे पास dr वेक्टर अपॉन में dt एंड क्रॉस में v वेक्टर, ठीक है। इस तरीके से आपने मतलब कैलकुलेशन भी किया होगा, जैसे कि अगर आप कैलकुलेशन करते हैं टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स में, तो वहां पर भी कुछ ऐसा ही अप्रोच किया जाता है। आप देख सकते हैं dr/dt वेलोसिटी वेक्टर ही है, तो क्योंकि ये वेलोसिटी वेक्टर है और ये भी वेलोसिटी वेक्टर है, तो क्रॉस प्रोडक्ट सेम वेक्टर्स का कितना होता है 0, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट आप देख रहे हैं इसको मैं ये लिख सकता हूं टाइम डेरिवेटिव में, और d/dt और यहां पर है dt, तो कंप्लीट यहां से हो जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन करने के बाद r क्रॉस v वेक्टर एंड गोइंग फ्रॉम t1 टू t2। यहां t1 पर जो पोजीशन और वेलोसिटी वेक्टर्स गिवन है दीज आर r1 एंड v1, और यहां पर जो गिवन है टाइम t2 पर दीज आर r2 एंड v2, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, अपर लिमिट पुट करेंगे, सो r वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर, सो यहां पर r2 एंड माइनस में लोअर लिमिट, सो दिस वन इज r1 वेक्टर क्रॉस v1 वेक्टर, सो दैट इज योर फाइनल आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले ही लिख के रखा है, क्योंकि ये कंप्यूटेशनल टेक्निक्स पर बेस्ड है। न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो पावर मेथड होता है उसका हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज। तो जो मैट्रिक्स होती है अगर वो हमारे पास 4 × 4, 5 × 5 मतलब 3 × 3 ऑर्डर की ना होकर के कुछ और दे दिया जाता है, तो फिर हम पावर मेथड बेस्ट सुटेबल बोलते हैं, ठीक है। तो ये पावर मेथड है। 3 × 3 मैट्रिक्स में सोल्व करना थोड़ा ईजी रहता है, क्योंकि हम प्रॉपर्टीज भी बेसिकली जानते हैं और उसमें ईजी रहता है सोल्व करना। अब यहां पर आप कैसे सोल्व करेंगे, तो पावर मेथड में क्या होता है कि 5 × 5 मैट्रिक्स आपको गिवन है। इनिशियली जो हम आइगन वेक्टर मोस्टली हम अज्यूम करके चलते हैं 99% केस में, वो हम 1 मतलब ये वाला कंसिडर करते हैं, सभी एलिमेंट्स इसके अंदर 1 होते हैं, दिस इज ए कॉलम मैट्रिक्स, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद
जो अगर हमें लार्जेस्ट आइगन वैल्यू कैलकुलेट करना होता है तो लार्जेस्ट नंबर जो आ रहा है इसको आप बाहर ले लेते हैं, तो ये मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगी। तो मतलब फर्स्ट इटरेशन जब मैंने परफॉर्म किया है तो मुझे पता चला कि जो हमारे पास आएगा लार्जेस्ट आइगन वैल्यू 20 आएगा। फिर इसके बाद सेकंड इटरेशन जब किया गया तो 8.05, देखो यहीं से ही कॉमन आएगा हमारे पास, मतलब ये जो आप सेकंड देख रहे हैं सेकंड एलिमेंट, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स का, यही आपको देगा लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से पता चल गया। तो 8.05 इसको जब आप बाहर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ये 1 बन जाएगा। 8.05 सेकंड इटरेशन में आ रहा है हमारे पास। थर्ड इटरेशन में ये नंबर है 5.96, ठीक है, तो यहां पर 1 आ जाएगा। फोर्थ इटरेशन में आ रहा था 5.81, तो मुझे यहां से कंफर्म हो गया कि ऑलमोस्ट यहां पर भी 5 आ रहा था, यहां पर भी 5 आ रहा था, तो 5 ही हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 6 तो दे भी नहीं रखा था वैसे भी, और ये नंबर जो है रिड्यूस हो रहा है 5.96, 5.81, तो अप्रोक्सीमेटली आपका जो 5 है दैट इज योर लार्जेस्ट आइगन वैल्यू। एक क्वेश्चन आपका ये इजी सा ही पूछा गया था, जस्ट आपने इंटीग्रल का सोल्व करना है, और इंटीग्रल को जो आप सोल्व करेंगे तो इसमें कहा गया है कि z इज इक्वल टू a इस सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, मतलब कहने का यह है कि आप रेजिड्यू इसके अबाउट निकालेंगे तो वो जीरो नहीं आएगा, दैट इज नॉन जीरो, सो इंटीग्रल का वैल्यू नॉन जीरो होगा। व्हाट इज दैट वैल्यू आपसे पूछा गया था। तो z इज इक्वल टू a इस कंटूर यानी सर्कल के अंदर है, और ये सर्कल ट्रेवर्स कर रहा है क्लॉकवाइज सेंस के अंदर। अब आपको ये पता है क्लॉकवाइज सेंस में जब हमारे पास कंटूर होता है तो उस समय पर इंटीग्रल का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का 2 पाई आयोटा इंटू रेजिड्यू, और रेजिड्यू आप कैलकुलेट कर रहे हैं कहां पर, z इज इक्वल टू a पर। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि रेजिड्यू जो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये जो फंक्शन आपको गिवन है, ये फंक्शन में कौन सी सिंगुलरिटी एग्जिबिट हो रही है, ये कैसे चेक करेंगे। देखो ये कंप्लीट आपके पास फंक्शन है, ठीक है, पोल्स जब आप चेक करेंगे तो z इज इक्वल टू a ही आएगा, और z इज इक्वल टू a अगर आप इस फंक्शन में पुट करेंगे तो न्यूमरेटर तो है नॉन जीरो और डिनोमिनेटर आपका है जीरो, तो नॉन जीरो अपॉन जीरो फॉर्मेट कैसे बन रहा है, नॉन जीरो अपॉन में जीरो फॉर्मेट बन रहा है। जब आप इस फंक्शन में z इज इक्वल टू a पुट करेंगे तो फॉर्मेट कैसा बनेगा, नॉन जीरो अपॉन जीरो। ध्यान रखिएगा ये फॉर्मेट किसका होता है, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ नॉन एसेंशियल सिंगुलरिटी, या फिर जिसको आप पोल भी बोलते हैं। अब पोल का ऑर्डर क्या है, तो ये देखिए कि डिनोमिनेटर पार्ट जीरो कहां से बन रहा है, तो डिनोमिनेटर पार्ट यहां से जीरो बन रहा है, तो इसमें z का जो पावर है दैट इज 3, यानी पोल हो जाएगा ऑफ ऑर्डर 3, सो पोल ऑफ ऑर्डर 3। अब किसी भी पोल जिसका ऑर्डर n है तो उसके लिए रेजिड्यू का डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखिएगा, द फॉर्मूला विल बी 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल dn माइनस 1 अपॉन dzn माइनस 1 z माइनस z नोट टू द पावर n एंड देन f ऑफ z, और ये आप कैलकुलेट करेंगे समथिंग z इज इक्वल टू z नोट पर। यह है फॉर्मूला फॉर nth ऑर्डर पोल टू कैलकुलेट द रेजिड्यू। तो यहां पर भी सेम कहानी होगी, आपने क्या करना है, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो रेजिड्यू आ जाएगा यहां से, रेजिड्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2, ठीक है, 3 माइनस 1 फैक्टोरियल एंड देन वी हैव डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर। यहां पर हो जाएगा हमारे पास में z माइनस 1 टू द पावर 3, और यहां पर भी है z माइनस 1 टू द पावर 3, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ यही टर्म बचेगी बस यहां पर, ठीक है। तो कोस स्क्वायर z एंड देन माइनस में z स्क्वायर, और इसे आप कैलकुलेट कर रहे हैं z इज इक्वल टू a पर। दो बार इसको डिफरेंशिएट करना है, पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, यहां से पहली बार में आ जाएगा 1 अपॉन 2 डी बाई डी जेड एंड देन 2 कोस z, और कोस z का हो जाएगा माइनस का साइन z, माइनस में z स्क्वायर हो गया 2z, ठीक है। अब देखो 2 कोस z साइन z, इसको आप लिख सकते हैं साइन 2z, तो यहां से इसको हटा देते हैं एंड देन आई राइट डाउन इट एज साइन 2z। अगेन एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, सो 1 अपॉन में 2 एंड देन माइनस साइन 2z का डिफरेंशिएशन होगा कोस 2z, और 2z का हो जाएगा 2, माइनस में 2z का हो गया 2। आप देख सकते हैं ये 2 जितने भी है ना ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे कॉमन लेने पर, ठीक है, ये माइनस, ठीक है। अच्छा z इज इक्वल टू a पर आप कैलकुलेट कर रहे थे ना, तो ये रिजल्ट आपके पास आ चुका है, माइनस साइन एंड कोस 2a माइनस का 1, सॉरी प्लस का 1, ठीक है ना, क्योंकि माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया तो कोस 2a प्लस 1 माइनस साइन के साथ, ठीक है। तो फाइनल आंसर ये हमारे पास हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस बनेगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा i इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा एंड मल्टीप्लाई कोस 2a प्लस 1, दैट इज द फाइनल रिजल्ट, दैट इज योर फाइनल रिजल्ट। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एग्जाम 2023, जिसमें हमें इंटीग्रल का वैल्यू कैलकुलेट करना है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल। यहां पर जो सर्कल गिवन है उसका रेडियस 3/4 है एंड इट इज ट्रेवर्स्ड काउंटर क्लॉकवाइज सेंस। देखो ये क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप सिंगुलरिटी चेक कीजिए,
यहां पर पोल्स अगर मैं सबसे पहले फाइंड आउट करूंगा तो साइन हाइपरबोलिक 2 पाई जेड इज इक्वल टू 0, और ये 0 हमारे पास आएगा साइन हाइपरबोलिक n पाई पर, जहां n का वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 ऐसा चल सकता है। तो n का वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। कंपेरिजन करने से पता चलता है कि 2 पाई z का वैल्यू हो जाएगा n पाई, और इसे दैट z इज इक्वल टू n बाई 2, z इज इक्वल टू n बाई 2। ओके, अब देखो n का वैल्यू अगर आप ये रखते चले जाएंगे तो आपके पास आएगा 0, नेक्स्ट आएगा प्लस माइनस हाफ, फिर आएगा नेक्स्ट प्लस माइनस 1 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपके पास आ रहे हैं पोल्स, दीज आर द पोल्स एक्चुअली। ओके, और यहां पर इन सभी पोल्स पर अगर आप चेक करेंगे तो ये देखो जो फंक्शन है ना z अपॉन में साइन हाइपरबोलिक 2 पाई z, एक एक करके सभी वैल्यूज अगर आप पुट करेंगे, या फिर चलो z इज इक्वल टू n बाई 2 ही पुट कर लो ना इसमें, तो z इज इक्वल टू n बाई 2 पुट करने पर ये जो रिजल्ट बन रहा है दैट इज नॉन जीरो अपॉन जीरो फॉर्मेट। तो ये है नॉन एसेंशियल सिंगुलरिटी। नॉन एसेंशियल सिंगुलरिटी और पोल जो है हमारे पास उसका ऑर्डर कितना है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो जीरो हमारे पास बन रहा है डिनोमिनेटर में, वो यहां से बनेगा, इसमें z की पावर कितनी है 1, तो ये है हमारे पास पोल ऑफ ऑर्डर 1, जिसको हम सिंपल पोल बोलते हैं। तो ये हमारे पास है सिंपल पोल। ठीक है, सिंपल पोल है। अब जब आप कैलकुलेट करेंगे इस इंटीग्रल का वैल्यू तो रिजल्ट होगा 2 पाई आयोटा, वो भी प्लस साइन के साथ, बिकॉज यहां पर काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आपको दे रखा है कंटूर, और इनटू में हो जाएगा रेजिड्यू। तो रेजिड्यू कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, जनरल मेथड है 1 अपॉन z, तो इसका आप कोफिशिएंट देखें। ठीक है, और भी बहुत सारे मेथड है। एक ये हो सकता है कि सिंपल पोल है तो उसका आप रेजिड्यू डायरेक्ट फॉर्मूला जानते ही हैं, z माइनस में z नॉट एंड f ऑफ z। ठीक है, और ये आप z इज इक्वल टू z नॉट पर कैलकुलेट करते चले जाइए। ठीक है, ये भी हमारे पास हो जाएगा, सम ऑफ रेजिड्यू यहां पर होता है। ठीक है, फिर इसके बाद एक और फॉर्मूला आपका बनता है कि अगर p बाई क्यू फॉर्मेट का अगर है आपके पास फंक्शन, p बाई क्यू फॉर्मेट का अगर आपके पास फंक्शन है सच दैट कि q का वैल्यू z नोड पर 0 हो रहा है, तो फिर इसका रेजिड्यू हो जाएगा p अपॉन क्यू डैश एट दैट पॉइंट। तो बहुत सारे मेथड है इसको सोल्व करने का, बट सबसे बेस्ट जो मेथड होता है वो जनरल मेथड भी है। अगर आपको पहले से पता है कि ये जो फंक्शंस हमारे पास दे रखे हैं, इन फंक्शंस का हमारे पास सीरीज एक्सपेंशन क्या होगा, अगर आपको पता है तो फिर आप जनरल मेथड सोल्व कर लीजिए, या फिर आप इस वाले मेथड को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, इस मेथड को भी, वो आपके ऊपर है। ठीक है, जैसे मान लो आपको ये वाला मेथड अडॉप्ट करना है तो आप कर सकते हैं। सबसे पहले ये चेक कीजिए, ये जो 3/4 रेडियस का सर्कल बनेगा, इसके अंदर कौन कौन से पोल्स आपके लाई करेंगे आउट ऑफ दीज। ओके, तो देख लेते हैं एक बार। देखो ये सा सर्कल मैंने बनाया, काउंटर क्लॉकवाइज सेंस। ठीक है, दिस इज कंटूर सी, और यहां पर जो z का वैल्यू है वो 0 है, फिर नेक्स्ट में है हाफ, फिर नेक्स्ट में आपके पास है माइनस हाफ। ठीक है, 0, दिस इज हाफ, दिस इज माइनस हाफ। अब देखो इसके बाद जो भी है ना प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3/2, ये सब नहीं आएंगे इसके अंदर। क्यों? क्योंकि रेडियस है हमारे पास 3/4 यानी 0.75, तो ये वैल्यू है 0.75, और ये वैल्यू आपके पास है माइनस का 0.75। ठीक है, तो प्लस माइनस 1 ये सब बाहर चले जाएंगे, यानी कि आपके 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर आपको रेजिड्यू कैलकुलेट करने की आवश्यकता है। एंड देन उसके बाद फिर आप सम करेंगे, सम ऑफ द रेजिड्यूज। तो एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो आप डायरेक्टली यहीं से देख सकते हैं z इज इक्वल टू 0 अगर आप पुट करेंगे यहाँ पे तो 0/0 फॉर्मेट बन जाएगा। तो एल हॉस्पिटलिटी रूल लगाना जरूरी है। ठीक है, एल हॉस्पिटलिटी रूल जब आप लगाएंगे तो देखो यहां पर रेजिड्यू का फॉर्मूला होगा z माइनस 0। ठीक है, z नॉट 0 है ना, क्योंकि हम 0 पर कैलकुलेट कर रहे हैं रेजिड्यू, एंड देन फंक्शन f ऑफ z, सो z अपॉन में साइन हाइपरबोलिक एंड देन 2 पाई z। तो ये आपके पास आ गया z स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन हाइपरबोलिक 2 पाई z। ठीक है, एल हॉस्पिटलिटी रूल लगाएंगे क्योंकि z इक्वल टू 0 पर 0/0 फॉर्मेट बनेगा, तो यहां पर आएगा 2z डिवाइडेड बाय एंड देन वी हैव कोस हाइपरबोलिक 2 पाई z एंड इनटू में 2 पाई। ठीक है, z इज इक्वल टू 0 अब आप पुट करेंगे तो रेजिड्यू कितना आ गया 0। ठीक है, तो z इज इक्वल टू 0 के अबाउट हमारे पास रेजिड्यू कैलकुलेट हुआ है 0। फिर नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे हाफ के अबाउट, तो हाफ के लिए यहां पर हाफ पुट करेंगे तो 2 इंटू हाफ, यहां पर आ जाएगा 1। ठीक है ना, 2 इंटू 1 इज 1। ठीक है, क्योंकि एल हॉस्पिटलिटी रूल तो इन दोनों में भी तो लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि 0/0 फॉर्मेट अगेन मिलेगा आपको। भाई यहां पर अगर आप पुट करेंगे z माइनस हाफ, z इज इक्वल टू हाफ के अबाउट, ठीक है, तो z इज इक्वल टू हाफ के मतलब z माइनस हाफ यहां पर आएगा और z इज इक्वल टू हाफ यहां लिखेंगे आप। ठीक है, तो z इज इक्वल टू हाफ यहां पुट करेंगे तो z माइनस हाफ इज 0, और यहां पर हाफ पुट करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक पाई भी 0 होता है, तो अगेन 0/0 फॉर्मेट। तो फिर दोबारा से आपको एल हॉस्पिटलिटी रूल लगाना पड़ेगा, मतलब आपका फॉर्मूला ये बन रहा है।
इसमें आप पुट करते चले जाइए ये वैल्यूज, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा देखो कोस हाइपरबोलिक 2 पाई इंटू में हाफ, तो कोस हाइपरबोलिक पाई हमारे पास होता है 1, यानी कि कोस हाइपरबोलिक पाई कितना होता है 1 होता है, ठीक है। एंड देन वी हैव 2 पाई, ठीक है। फिर आप कैलकुलेट करेंगे माइनस हाफ पर, यहां माइनस हाफ रखेंगे तो -1/2 पाई आ जाएगा। फिर सम ऑफ रेजिड्यूज है यहाँ पे, सम ऑफ रेजिड्यूज है तो 0 + 1/2 पाई -1/2 पाई, रिजल्ट कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो यहां से भी आप कर सकते हैं। फिर एक और तरीका यह है कि 1/z का कोफिशिएंट देख लो तो काम ही चल जाएगा, ठीक है। तो 1/z का कोफिशिएंट से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। 1/z, तो इसका कोफिशिएंट अगर आप देखेंगे तो यहां पर मैं इसको सीरीज एक्सपेंशन लिख देते हैं। देखो साइन हाइपरबोलिक 2 पाई z, तो इसका हो जाएगा 2 पाई z प्लस में 2 पाई z अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस में 2 पाई z अपॉन में 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा बेसिकली इसकी पावर, ठीक है ना, ऐसा होता है ना, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है ना, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। बस यहाँ पर ऐसा होता है कि माइनस साइन नहीं आता, यहाँ पे सब जगह प्लस आएगा क्योंकि हाइपरबोलिक फंक्शन है, ठीक है। अगर ये हाइपरबोलिक नहीं होता तो फिर यहाँ अल्टरनेट में माइनस चल रहा होता, अल्टरनेट सीरीज बनती फिर पॉजिटिव नेगेटिव की, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है इसमें से z कॉमन आ सकता है, वो z इस न्यूमरेटर वाले z से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं 1/2 पाई प्लस में 2 पाई, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा आपके पास में, ठीक है, यहां पर आ जाएगा 2 पाई z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है। यस, एक काम कर सकते हैं ना, 2 पाई z ही बाहर ले लो ना, ठीक है। सो 2 पाई और z से z कैंसिल आउट हो गया, तो 1 प्लस में एंड देन वी हैव 2 पाई z का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड प्लस में 2 पाई z की पावर 4 अपॉन में 5 फैक्टोरियल, ठीक है। एंड देन सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये आप ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, तो इसकी पावर बन जाएगी यहाँ पर -1 एंड देन बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1, ठीक है। आप देख सकते हैं कहीं पर भी ना 1/z का कोफिशिएंट बन ही नहीं रहा, नेगेटिव पावर्स ऑफ z आ ही नहीं रही लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में, क्योंकि 1/z यानी प्रिंसिपल पार्ट ही प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए इसका रेजिड्यू कितना हो जाएगा 0। अगेन फिर दोबारा से इंटीग्रल का वैल्यू 0 आ रहा है, ठीक है। तो इंटीग्रल का वैल्यू ही आपका 0 बनेगा। तो ये थे क्वेश्चन 2023 के। नेक्स्ट हम करेंगे 2022 के सॉल्यूशन। देखिए अब आपके स्टार्ट हो जाते हैं 2022 के क्वेश्चंस, सॉरी 2021 के क्वेश्चन, क्योंकि 22 के तो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। तो फिलहाल ये जो क्वेश्चन हैं ये थोड़े ईजी हैं, तो इनको पहले लेकर के चल रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका टेंसर एनालिसिस पर बेस्ड है, पार्ट सी में आया था आपका ये, और इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स आपने कैलकुलेट करने थे, बट ये टेंसर एनालिसिस में है। ये ठीक वैसा ही है जैसे मैंने मैट्रिक्स के केस में बताया था, टोटल नंबर ऑफ जो पैरामीटर्स हैं या एलिमेंट्स हैं इन द मैट्रिक्स वो कितने होंगे, ठीक है। तो उसी क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर लीजिए या फिर यहां पर आप करेंगे तो फिर ये थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाएगा। लेकिन मैंने जब टेंसर एनालिसिस का लेक्चर अपलोड किया था कंप्लीट टेंसर एनालिसिस पर, वो भी आप देख सकते हैं इस यूट्यूब के ही, उस पर मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में कंप्लीट टेंसर्स। तो वहां पर मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जब हमारे पास टेंसर सिमेट्रिक होता है, जब टेंसर सिमेट्रिक होता है तो जो रिजल्ट होता है ना नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स का, दिस इज d ऑफ d + 1 d + 2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। ये जो d है ना ये डायमेंशन को डिनोट कर रहा है, क्योंकि i का वैल्यू, j का वैल्यू और k का वैल्यू 1 से लेकर के 5 तक जा रहा है, इसका मतलब इसका डायमेंशन 5 है, ये 5 डायमेंशन में डील कर रहा है। दूसरी बात r यहां पर रैंक है, तो रैंक कितना है इस मैट्रिक्स का, सॉरी इस टेंसर का, तो इस टेंसर का रैंक है 3, क्योंकि 3 इंडिसेस आपको रिक्वायरमेंट है टू स्पेसिफाई दिस टेंसर, तो इसका रैंक हो जाएगा आपके पास 3, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, आप जानते हैं d टू द पावर r होता है, यानी कि यहां से आ जाएगा 5 टू द पावर 3, बट ये सब कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैंने यहीं से आपको डायरेक्ट बता दिया था कि ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे। अब ये जो है ना ये जनरल फॉर्मूला है, आपको जनरल फॉर्मूला यूज नहीं करना है, जनरल फॉर्मूला आपने यूज नहीं करना है। देखो ये जनरल फॉर्मूला है, अगर मान लीजिए यहां पर टेंसर दिया होता, अगर यहां टेंसर दिया होता रैंक 2 का, अगर यहां टेंसर दिया होता रैंक 2 का, तो फिर आप जो है ना सबसे पहले न्यूमरेटर में पहली 2 टर्म्स को ही लेकर के चलेंगे, d और d + 1, तो आपका रिजल्ट होता है d ऑफ d + 1 डिवाइडेड बाय रैंक, क्योंकि 2 है तो 2 फैक्टोरियल यानी 2, तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स ये हो जाएंगे। अच्छा ये वाला फॉर्मूला बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा, d ऑफ d + 1 डिवाइडेड बाय 2, बट यहां पर उसने रैंक को मॉडिफाई कर दिया, डायमेंशन तो चलो मॉडिफाई करता ही है, साथ ही साथ रैंक को भी मॉडिफाई कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जनरल फॉर्मूला ये वाला जानते हैं। रैंक जब 3 है तो आपको न्यूमरेटर में 3 टर्म्स लेनी है, ठीक है, यानी कि आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा d ऑफ d + 1 एंड देन d + 2 डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय यहां पर आ जाएगा आपके पास 3 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। क्लियर है? अब हमें कैसे पता चला कि एक सिमेट्रिक टेंसर है? क्योंकि ये वाली कंडीशन आपको दे रखा है, ये वाली कंडीशन देखो, कहीं पर भी नेगेटिव साइन प्रेजेंट नहीं है, यानी कि जब आप इन्हीं दो इंडिसेस को इंटरचेंज कर रहे हो तो भी साइन कैसा आ रहा है? पॉजिटिव ही आ रहा है। इसका मतलब ये जो गिवन टेंसर है दिस इज ए सिमेट्रिक टेंसर। तो सिमेट्रिक टेंसर में अगर रैंक 3 होता है तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स। ठीक है, सभी वैल्यूज में पुट कर देता हूं यहां पर। ठीक है, यहां पर मेरे पास आ जाएगा 5 इंटू में 6 इंटू में 7 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल विच इज 6। तो ये से कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट आपके पास आ गया 35। बट क्या 35 इसका आंसर होगा? नहीं, क्योंकि उसने सिमेट्रिक वाली कंडीशन के साथ साथ एक और कंडीशन भी इंपोज कर दिया है। जब समेशन चलेगा आई के ऊपर तो TII के का वैल्यू 0 बनेगा। ये भी एडिशनल इसने कंस्ट्रेंट एक तरीके से इन्वॉल्व कर दिया है। और आपको पता है कि जितने कंस्ट्रेंट होंगे उतने ही आपके यहां पर इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स उतने कम हो जाएंगे। कितने कम होंगे? 35 से कम आंसर आएगा। कितने होंगे? तो यहां पर समेशन क्योंकि आई पर चल रहा है और आई का वैल्यू 1 से लेकर के 5 तक रन करेगा, इसलिए आपको यहां पर 5 सब्ट्रैक्ट करना होगा बिकॉज ऑफ दिस कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो ये आपके 5 कंस्ट्रेंट्स बनेंगे क्योंकि आई के ऊपर समेशन चल रहा है। ठीक है, सो अफेक्टिव जो आपके पास आएंगे ना टोटल, वो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हो जाएंगे 30। ठीक है, सो दिस इज द 30 इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? ये है कैलकुलेशन करने का तरीका। वैसे तो लॉन्ग मेथड भी हो जाएगा, मतलब सभी आप कंपोनेंट्स लिखें, कंपोनेंट सारे के सारे हो जाएंगे टोटल 125, फिर 125 में से छांटना थोड़ा सा मतलब मुश्किल हो सकता है। तो एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता, इसलिए मैंने बताया। यहां पर देखो 4x4 मैट्रिक्स गिवन है, डायरेक्टली आपसे e⁴ मैट्रिक्स जो है इसका डिटर्मिनेंट पूछा गया है। तो e⁴ मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा, ये क्वेश्चन आपसे CSR नेट में भी 1-2 बार पूछ चुका है। तो डायरेक्टली आप रिजल्ट याद रख लेंगे e⁴ ट्रेस ऑफ a। और इस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना होगा? ट्रेस मतलब सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो इनका सम कितना है? तो 4 + 1 5, 5 - 5 इज 0, सो e⁴ दैट इज 1। तो इसका डिटर्मिनेंट हो गया 1 के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है वेक्टर कैलकुलस पर। इसमें आपको एक रेगुलर हेक्सागन दे रखा है। हेक्सागन का नाम था ABCDEF। आपको यहां से कैलकुलेट करना था इस वेक्टर का सम कितना होगा। ठीक है, और AD वेक्टर में उसको रिप्रेजेंट किया गया है, मतलब जो क्वेश्चन का आपको जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें आपको AD वेक्टर के टर्म्स में गिवन है। अब देखो AD वेक्टर यहां तो आ ही रहा है, तो इसको हम तो क्यों बदलेंगे? ये बदलने की जरूरत है, इनको बदलने की आवश्यकता है। देखो AB वेक्टर आप देख सकते हैं यहां पर ED वेक्टर के बराबर है। AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड ED वेक्टर के बराबर है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ED वेक्टर। ठीक है, और जब ये ED वेक्टर कंबाइन होगा AE वेक्टर के साथ, यानी इसके साथ, तो ये मुझे क्या देगा? ये मेरे को देगा AD वेक्टर बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ये नेक्स्ट आपका AD वेक्टर है ही। प्लस में फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, देखो AC। तो AC वेक्टर तो किसी के बराबर नहीं है, तो इसको हम नहीं लिख सकते। बट AF वेक्टर आपका बराबर है CD वेक्टर के, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं प्लस में ये वाला जो AD वेक्टर है ये आएगा, और प्लस में यहां पर हो जाएगा AF वेक्टर इज CD वेक्टर, एंड प्लस में एक टर्म और बच गया दैट इज AC वेक्टर। ठीक है, अब देखो AC + CD, तो AC + CD इज AD। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा AD वेक्टर। सो कंप्लीट रिजल्ट इज 3 AD वेक्टर। ठीक है, ये सब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आ रहा है। ठीक है, सो 3 AD वेक्टर आपका ऑप्शन के अंदर था, दैट इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक डाइस गिवन है, एक फेयर डाइस गिवन है, और इसके जो हमारे पास 6 जो फेसेस बनेंगे इनको पेंट कर दिया गया कलर्स के साथ, और ये कलर्स आपको दे रखे हैं वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। फिर उसके बाद क्या किया गया? 4 टाइम्स जो है वो रोल किया इसको। 4 टाइम्स रोल जब किया गया तो आपको ये बताना है कि एग्जैक्टली 3 बार ग्रीन मिल जाए इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, देखो यहां पर क्योंकि नंबर ऑफ केसेस या नंबर ऑफ ट्रायल्स कम रखे गए हैं, इसलिए ये जो क्वेश्चन बेस्ड होगा ये रहेगा आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पर। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पर फॉर्मूला क्या होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और कब यूज किया जाता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तब यूज किया जाता है जब आपको कैलकुलेट करना हो नंबर ऑफ सक्सेसेस। यहां क्या है नंबर ऑफ सक्सेस? सक्सेस का मतलब यहां है ग्रीन अपीयर हो जाना, दिस इज कॉल्ड सक्सेस। और कितनी बार सक्सेस मिले आपको? 3 बार। कितने में से? 4 में से। ठीक है, तो यहां पर फॉर्मूला जो होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का दैट इज P = NCM P⁴ m and Q⁴ n - m। ये फॉर्मूला होगा। n मतलब
टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल ट्रायल्स तो 4 बार किए गए, यहां पर 4 बार जो है रोल किया गया था डाइस को, तो यहां पर आ जाएगा 4 C कॉम्बिनेशन। M का मतलब है कितनी सक्सेस चाहिए आपको, तो हमें 3 बार सक्सेस चाहिए, जहां सक्सेस हम बोल रहे हैं ग्रीन अपीयर होना, सो 4C3। नेक्स्ट है P और Q क्या चीज है, P और Q है हमारे पास, देखो P होता है सक्सेस आने की कितनी संभावना है, तो सक्सेस आने की कितनी संभावना है, क्योंकि यहां पर 6 फेस हैं या 6 कलर्स हैं, इन 6 कलर्स में से एक ग्रीन कलर आने की संभावना कितनी है 1/6, तो यहां पर हो जाएगा 1/6 टू द पावर m विच इज 3। और Q का वैल्यू कितना होगा, तो Q का वैल्यू डायरेक्टली आप याद रखिएगा P प्लस Q इज इक्वल टू 1 होता है, तो Q का वैल्यू हो जाएगा 5/6, क्योंकि P का वैल्यू 1/6 है। ठीक है, तो 5/6 एंड देन n माइनस m दैट इज 4 - 3। ठीक है, इसे आपने कैलकुलेट करना है, तो देखो यहां पर आएगा आपके पास 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल, एंड देन वी हैव 5 डिवाइडेड बाय 6 टू द पावर 4। ठीक है, ये आपके पास आया। आगे सोल्व करते हैं, देखो इसको, नेक्स्ट हमारे पास रहेगा 5 इंटू में 4 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, और ये आपका कैंसिल आउट हो रहा है यहां पर 3 इंटू 3 में, सो 5 अपॉन में 36 इंटू 9, और इस इधर 5 अपॉन में यहां पर हो जाएगा 4 एंड 324। ठीक है, ये आपका रिजल्ट आया। इस जो हमारे पास सीरीज है ना, इसका आपने सम कैलकुलेट करना है, दिस इज इन्फिनाइट सीरीज। तो इन्फिनाइट सीरीज का अगर आपको सम कैलकुलेट करना है इसमें, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो इसको आप एक काम कर लीजिए, यहां पर हम लिख सकते हैं n स्क्वायर इंटू हाफ टू द पावर n। अगर मैं हाफ को कुछ x अज्यूम कर लेता हूं, सो आई कैन राइट इट एज n स्क्वायर x टू द पावर n। ये फॉर्मेट में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जो पावर सीरीज होता है हम उसका सम जानते हैं ऑलरेडी, जो इन्फिनाइट जीपी सीरीज फॉर्म करेगा, मतलब x टू द पावर n का हम लोग जानते हैं सीरीज, n x की पावर n का हम लोग जानते हैं सीरीज। ठीक है, इसलिए इस फॉर्मेट का लेकर के आ रहे हैं हम। यहां x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू यहां पर है हाफ। अब कुछ स्टूडेंट यहां पर एक चीज का मिस्टेक अगर करेंगे तो आंसर रॉन्ग आ जाएगा। क्या मिस्टेक है, वो मिस्टेक कुछ इस प्रकार से है कि अगर आप इसको ऐसा लिखना चाहेंगे n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी एंड देन n स्क्वायर x की पावर n, n स्क्वायर को अगर कोई लिखना चाहे n इंटू n, तो अगर ये n बाहर ले आएगा तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ये ऑटोमेटिक याद भी हो, और ये बहुत इजी भी है इसको कैलकुलेट करना, बहुत इजी भी है, और उसको n से मल्टीप्लाई कर दें। बट ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आपका जो समेशन चल रहा है वो n पर चल रहा है, तो आप इसको n को बाहर नहीं ले सकते यहां से। ठीक है, तो ये आप काम नहीं करेंगे। तो अब दूसरा मेथड क्या, अभी कैसे कर सकते हैं, तो इसका दूसरा मेथड ये हो सकता है कि आप इसमें, ठीक है, ऐसा कर दिए n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और यहां पर है n स्क्वायर x की पावर n। इसका आपने समेशन जो है कैलकुलेट करना है बेसिकली। तो एक तरीका ये है इसमें कि x में बाहर ले लेता हूं, क्योंकि x को बाहर लिया जा सकता है क्योंकि समेशन आपका x के ऊपर नहीं है। ठीक है ना, और ये आपका कैलकुलेट होगा तो ये सीरीज भी आपका x का ही, मतलब उस पर डिपेंड करेगा, x पर ही डिपेंड करेगा ये। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एंड n स्क्वायर x की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब इसे ना आप कुछ लिख सकते हैं, यहां पर आप इसको लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n इंटू x की पावर n का डेरिवेटिव। ठीक है, मतलब ये फॉर्मेट आपका बन जाएगा उस प्रकार का, मतलब n x की पावर n का आप लोग ये कैलकुलेट कर लेंगे समेशन। ये इजी है, मैं आपको बताता हूं कैसे करेंगे, बस उसका आप डेरिवेटिव ले लेना। ठीक है, क्योंकि ये डेरिवेटिव जो आप इसका लेंगे तो सेम यही तो मिलेगा ना आपको। ठीक है, ये n आगे आ जाएगा, x की पावर n माइनस 1, ये सेम मिल रहा है, तो ऐसा लिखा जा सकता है। तो अब नेक्स्ट आपका जो काम रहेगा ना वो ये है कि n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n x की पावर n सीरीज, ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। ये सीरीज अगर आप कैलकुलेट कर लिए तो इसका मतलब यहां पर पुट करेंगे इसको एंड देन यू विल गेट योर आंसर। तो ये सीरीज है कितना, वैसे अगर मैं इसको s से रिप्रेजेंट कर दूं तो ये सीरीज है, देखो सीरीज चलेगी, n इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा यहां पे तो x। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस में यहां पर नेक्स्ट मेरे पास आएगा 2x स्क्वायर, फिर नेक्स्ट आएगा 3x क्यूब एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखो ये सीरीज का सम जो है वो नहीं हो सकता क्योंकि ये जीपी सीरीज नहीं फॉर्म हो रही है, बट इसको जीपी सीरीज में लाया जा सकता है। कैसे, एक तरीका है, ठीक है, इसको लाने का। हालांकि ये सीरीज आपने देखा भी होगा कहां पर, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में इस प्रकार के फॉर्मेट की सीरीज आपकी बनती है। ठीक है, तो कैसे सोल्व करते हैं, मैं x से अगर मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, ठीक है, तो मेरे पास आएगा xs इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 2x क्यूब प्लस में 3x टू द पावर 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। और अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देता हूं एंड इसको हम सेकंड इक्वेशन, तो फर्स्ट को सेकंड में से सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो मेरे पास आएगा s ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू
एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये एक इन्फिनाइट जीपी सीरीज है जिसमें फर्स्ट टर्म है आपका एक्स, ठीक है। तो एक्स आपका फर्स्ट टर्म है तो a अपॉन 1 माइनस आर होता है ना, तो a आपका फर्स्ट टर्म x है डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशो, तो कॉमन रेशो भी x ही है, ये आपका आ गया। तो s का जो वैल्यू है दैट इज x अपॉन में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये जो s का वैल्यू है ये है एक्चुअल में ये सीरीज आपकी, इसका आपने लेना है डेरिवेटिव। तो इसका अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास यहां से कैलकुलेट हो जाएगा, देखो x इंटू में, ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, ठीक है, एंड देन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू में x का हो जाएगा 1 माइनस साइन देन x सेम टू सेम, और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का हो जाएगा 2 एंड 1 माइनस एक्स, ठीक है, 2 एंड 1 माइनस एक्स, और माइनस एक्स का हो जाएगा -1, तो मैं इसको प्लस कर देता हूं, ये रिजल्ट आ रहा है। दैट इज योर फाइनल रिजल्ट, दैट इज योर फाइनल रिजल्ट। अब आप कुछ नहीं करना, आप जस्ट आपने x की वैल्यू को पुट कर देना, हाफ जो हम लेकर के चल रहे थे, x इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। ये पुट कर देते हैं तो हाफ, और यहां से हो जाएगा 1 माइनस हाफ का स्क्वायर, यानी हाफ का स्क्वायर दैट इज 1/4 प्लस में, ठीक है, 1 माइनस हाफ, ये आपका अगेन हाफ आ गया, हाफ इंटू 2 दैट इज 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई, और यहां से आपके पास आएगा बेसिकली 1 माइनस हाफ की पावर 4 दैट इज 1/16, 1/16, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है देखो 1 अपॉन में, ये आपका 5/4 आ गया बेसिकली, दिस इज 5 अपॉन में 4 एंड इंटू में, ठीक है, एंड इंटू में आपके पास आ जाएगा यहां से 8 10, तो यहां कहीं मिस्टेक हुआ है पक्का, क्योंकि 10 नहीं आएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इसका डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल टू द पावर 4, ठीक है, इंटू 1, एंड देन माइनस में हो जाएगा आपके पास में एक्स सेम, एंड देन 2 ऑफ 1 माइनस एक्स, एंड देन माइनस एक्स का हो जाएगा आपके पास -1, ठीक है, ठीक है। ओके, तो मिस्टेक कहां पर हुआ है? मिस्टेक इज हेयर, बेसिकली एक्स है दरअसल, ठीक है, हम मल्टीप्लाई लेकर के चल रहे थे बेसिकली इसको, तो ये भी हाफ है, तो हाफ इंटू 2 दैट इज 1 एंड 1 माइनस हाफ, तो ये हाफ आएगा बेसिकली, ठीक है, बाकी सब चीजें सही है। तो आपके पास आ जाएगा ये से कैंसिल आउट 1/8 पर, यहां पर भी 8, ठीक है, 2 प्लस में 4 एंड इंटू में 8, ठीक है, तो 6 आपका फाइनल रिजल्ट है, 6 आपका फाइनल रिजल्ट है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हम उस क्वेश्चन को करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो यहां पर जो है ना, जस्ट सोल्व नहीं करना आपने इसको, बट ये बताना था कि इस सीरीज को आप और किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, मतलब इस सीरीज को अगर आप किसी दूसरे फॉर्मेट में लिखना चाहें तो वो आपका फॉर्मेट किस प्रकार का होगा। और कुछ ऑप्शंस आपको दे रखे थे, नेचुरल लॉगरिथम में बेसिकली आपको दे रखे थे, ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको। देखो ये जो है ना, कुछ ऐसा फॉर्मूला नहीं लग रहा, a² माइनस b², ये फॉर्मूला लग रहा है a² माइनस b², ठीक है, a भी डिफरेंट है और b भी डिफरेंट है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं a माइनस b एंड a प्लस b, ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये फॉर्मेट अगर यहां लिखा जाए ना, तो आप इसको लिख सकते हैं e टू द पावर, और अब देखो a माइनस b, तो आपके पास आएगा x माइनस x² 2 प्लस में x³ अपॉन में 3 माइनस x टू द पावर 4/4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये आपके पास आ गया। एंड देन, ठीक है, एंड देन प्लस में, सॉरी इंटू में है ना, इंटू में a प्लस बी, तो a प्लस बी आपके पास आ जाएगा x प्लस में x² अपॉन में 2 प्लस x³ अपॉन में 3, ठीक है, यहां प्लस में, ठीक है, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब ये सीरीज ढूंढने की कोशिश कीजिए कि ये सीरीज है किसकी, ठीक है, ये दोनों सीरीज किसकी होती हैं। ध्यान से देखने पर अगर आपको पता चलेगा यहां से, ये सीरीज एक्चुअल में ln ऑफ नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस एक्स, और ये वाली जो सीरीज है ना, ये सीरीज आपकी है माइनस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो आप इसको बेसिकली ऐसा लिख सकते हैं कि e टू द पावर, ये a है, सपोज कीजिए, चलो a और b मैं अज्यूम कर चुका था, तो इसको c मान लो, इसको d मान लो, तो e टू द पावर c इंटू d, ऐसा फॉर्मेट बन गया। और अगर ये फॉर्मेट बन रहा है तो मैं एक काम और कर सकता हूं यहां से कि e टू द पावर, ठीक है, e टू द पावर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं e टू द पावर d टू द पावर c, है ना, ये सेम तो कहानी है ना, या फिर e टू द पावर c की पावर d, ऐसा भी लिखा जा सकता है, एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी है। और अगर ये एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी है, मैं इस पर इंपोज कर दूं तो मेरे पास आएगा e टू द पावर, यहां से माइनस में कॉमन ले लेता हूं, माइनस ऑफ ln ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है, ये माइनस इसके साथ आ जाएगा,
तो यहां पर आएगा ln ऑफ नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 1 माइनस एक्स, एंड इसकी भी पावर हो जाएगी कितनी, ये माइनस साइन एंड दिस ln ऑफ 1 प्लस एक्स। ठीक है, यहां से देखो ln ऑफ 1 माइनस एक्स ये रहा, माइनस साइन इसके साथ जाएगा तो माइनस ऑफ ln ये, और e और ln अपोजिट, तो ये तो यहां से हट जाएगा। सो रिजल्ट आपके पास आ गया 1 माइनस एक्स, और यहां पर आएगा टू द पावर माइनस नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस एक्स। ठीक है, देखो इस सीरीज को आप अनदर और फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, बट ये आपका ऑप्शन गिवन था। ठीक है, और कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, तो बस ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। देखिए, इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप लैप्लेस ट्रांसफॉर्म से इसको करें 1/t। ठीक है ना, 1/t को आप कैसे ले सकते हैं, देखो यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं यहां पर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, तो आप क्या कहेंगे कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म 1 का कितना होता है, तो आप लिख सकते हैं इसको 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस st एंड देन 1 एंड देन dt, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, और ये रिजल्ट आपके पास आता है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म 1 इज 1/s। क्लियर। अगर मैं इसी चीज को थोड़ा सा रिप्लेस कर दूं, मतलब s को t से और t को s से अगर मैं रिप्लेस कर दूं इसी चीज को, ठीक है, तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। मतलब उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ts डॉट 1 एंड ds, इसका रिजल्ट होगा 1/t। तो ये जो 1/tr है ना, इसको मैं इससे रिप्लेस करना चाह रहा हूं, इससे। ठीक है ना, और ये कुछ नहीं है, ये लैप्लेस ट्रांसफॉर्म 1 का ही है। एक चीज और, अगर मैंने e टू द पावर माइनस टी और माइनस e टू द पावर माइनस 10t से अगर इसको मल्टीप्लाई कर भी दिया, ठीक है, एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसको, दोनों तरफ चलो मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा यहां से, यहां अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास आएगा e टू द पावर माइनस टी माइनस e टू द पावर माइनस 10t। ठीक है, एंड देन वी हैव, यहां पर हो जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी चल रहा है, e टू द पावर माइनस ts और यहां पर 1 एंड देन ds। एक बात बताइए, यहां पर क्योंकि इंटीग्रेशन s पर है, जब मैंने इसको रिप्लेसमेंट कर दिया था s को t से, t को s से, तो उसके लिए तो फिर ये चीज तो कांस्टेंट हो गया, तो ये चीज तो बाहर आ सकता है, और अगर ये चीज बाहर आया तो फिर बाकी बची हुई चीज को 1/t लिखा जा सकता है, और यही वो सेम चीज है। तो कहने का मतलब ये लैप्लेस ट्रांसफॉर्म से ये सोल्व हो सकता है। कैसे सोल्व होगा, तो हम क्या करते हैं इसमें, आप इस फॉर्मेट को ऐसे ले सकते हैं I इज इक्वल टू 100, ठीक है, एंड देन वी हैव 0 टू इन्फिनिटी dt, इसको तो आप अलग छांट दीजिए, ये आप अलग छांट दीजिए। अब देखो यहां पर मैं बड़ी वाली ब्रैकेट यूज कर रहा हूं, और बाकी जो रह गया ना e टू द पावर माइनस टी प्लस e टू द पावर माइनस 10t डिवाइडेड बाई t, इसको मैं लिख रहा हूं बेसिकली इसी फॉर्मेट में। यहां पर ये हो जाएगा बेसिकली लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना, ये क्या चीज है मेरे पास, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ, ठीक है, ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस टी माइनस e टू द पावर 10t एंड मल्टीप्लाइड 1। ठीक है, ये इसी का ही लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है, दरअसल इसी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है। देख लीजिए आप, ये जो चीज है वो यही तो है सेम, इसमें क्योंकि इंटीग्रेशन s पर हो रहा है तो इसको आप बाहर ले सकते हैं, और ये जो बच गया इसको आप 1/t लिख सकते हैं, तो वही सेम चीज है। देखो ये अपॉन में t भी लिख रखा है, वही सेम चीज है। इसको आप लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये मैं यहां से मिटा रहा हूं क्योंकि मैंने इसको लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में अब रिप्रेजेंट कर दिया है, तो अब मेरे लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सोल्व करना। इसके बाद अब मैं यूज कर लेता हूं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अनुसार क्या होता है कि अगर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म 1 का अगर होता है ना 1/s, ठीक है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म अगर 1 का होता है 1/s, तो फिर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस at का हो जाएगा मेरे पास 1/s प्लस a। और हाँ, अगर यहां पर e टू द पावर 80 होता तो 1/s माइनस a। दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अगर मैं यहां पर एप्लीकेबल कर दूं तो देखो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म 1 इज 1/s, बट क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाइड है e टू द पावर माइनस टी और e टू द पावर माइनस 10t, तो मैं इसको लिख सकता हूं रिप्लेसमेंट से I इज इक्वल टू 100 इंटीग्रेशन गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एंड देन dt, और यहां पर आपके पास आ जाएगा बेसिकली 1/s। ठीक है, s कितना है, s और माइनस में, अब देखो यहां पर आप ये देखिए कि इस केस में सॉरी s प्लस आएगा ना यहाँ पे, क्योंकि माइनस है तो प्लस आता है और प्लस होता है तो माइनस आता है। ठीक है ना, अब ये देखिए कि a कितना है इसमें, जैसे मैंने लिखा था ना e टू द पावर माइनस 80, तो यहाँ s प्लस a आ जाता है। अब ये a कितना है, तो इस केस में a 1 है और इस केस में a हमारे पास 10 है, तो मैं लिख सकता हूँ s प्लस 1, देन इसके बाद नेगेटिव साइन और 1/, में हो जाएगा यहां से s प्लस 10। ठीक है, ये आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया। ठीक है, जो इंटीग्रेशन चलेगा ना वो dt पर नहीं चलेगा। ठीक है,
क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि एक्चुअल में तो आप इसको t+1 और t+10 लिख सकते थे ना। यहां पर देखो, इसको आप t+1 और t+10 लिख सकते थे भाई। e टू द पावर माइनस टी टू द पावर माइनस 10t चल रहा है ना यहाँ पे, तो आप इसका से लिख सकते थे। तो मैं क्या करूंगा, इस t को यहां से रिप्लेसमेंट कर दूंगा s से, या फिर आप s को t से कर दो, एक ही बात है। ठीक है, इस इंटीग्रेशन को बेसिकली आपने सोल्व करना है। तो देखो यहां पर आ जाएगा 100 एंड देन वी हैव ln नेचुरल लॉगरिथम ऑफ s+1 माइनस में नेचुरल लॉगरिथम ऑफ s+10। ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद में इंटीग्रेशन क्योंकि परफॉर्म हो चुका है तो मैं इसका लिमिट लिख देता हूं 0 to infinity। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा एंड देन वी हैव 100। ठीक है, s को देखो आप t भी लिख सकते हैं क्योंकि मैंने यहां पे t पर इंटीग्रेशन किया हुआ है, तो आप इसको 1/t+1 भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। जैसे कि मैंने कहा s और t कैन बी इंटरचेंज्ड इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ओके, देन वी हैव 100 और यहां पर आ जाएगा, प्रॉपर्टी यूज करूंगा तो नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 1 + s डिवाइडेड बाय, ठीक है, 10 + s या फिर s+10 जो भी आप कहेंगे, एंड देन 0 to infinity। ठीक है, अब देखिए इसमें आपने आगे सोल्व करना, अपर लिमिट पुट करोगे सबसे पहले। तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो मेरे पास आएगा, देखो ln ऑफ इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वो कुछ फॉर्मेट बनेगा नहीं, तो इसको सोल्व करने का तरीका ये है कि यहां पर आप s जो है ना कॉमन ले लो, 1/s+1 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 10/s प्लस में 1। अब आप पुट कर सकते हैं s बराबर इन्फिनिटी, तो यहां से आ जाएगा 1/∞ 0, 10/∞ 0, तो ln ऑफ 1। और नेचुरल लॉगरिथम 1 का कितना होता है? 0 होता है, मतलब अपर लिमिट में टर्म 0 बन गया। नेक्स्ट मैं बात करूंगा लोअर लिमिट की। लोअर लिमिट में देखो यहां पर 0 पुट करेंगे तो डायरेक्टली हो जाएगा ln ऑफ नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 1/10, यानी हो गया मेरे पास नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 1 माइनस ऑफ 10। 1 का हमारे पास 0 होता ही है, तो आ जाएगा 0 माइनस ln 10। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब क्योंकि होता है ना अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट तो लोअर लिमिट, तो यहां नेगेटिव साइन और पहले यहां नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा, मतलब आपका आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक है, तो प्लस का ये 100 और मल्टीप्लाई ln 10, बस ये आपका रिजल्ट है। नेचुरल लॉगरिथम 10 को आप लिख सकते हैं 2.303 log 10। ओके, log 10 आपका 1 होता है, तो रिजल्ट आपका यहां से आ जाता है। ठीक है, इसको मैं अप्रोक्सीमेट कर देता हूं 2.30 पे, तो फाइनल रिजल्ट इज 230। दैट इज योर फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते थे 0230, क्योंकि उस टाइम पर क्या होता था कि आपको 4 डिजिट में इसको एक्सप्रेस करना होता था, तो 0230 ये आपके पास आएगा। नियरेस्ट इंटीजर तक आपने इसको जो है अप्रोक्सीमेट भी करना था, वो क्वेश्चन में आपको गिवन है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपके मैथमेटिकल फिजिक्स में बेस्ड 2023 और 21 के, 20 और 22 के मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं। ठीक है, तो होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।